लोगों के सामने एक बार हाजिर हैं आपका फेवरेट टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेकर के। और इस टॉपिक में शुरू करेंगे आज हम। आज का जो टॉपिक होने वाला है जो रोमांचक सफर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड शिफ्ट के बारे में बात होगी आज बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। हेल्डेन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये दो ऐसी बातें हैं जो एनसीईआरटी में अलग से सेपरेटली नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है, रिलेवेंट टॉपिक है आपके CO2 ट्रांसपोर्ट से। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट या गैसेस के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें, कहां क्या कब कैसे, वो आज क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, इसके बाद बात होगी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। क्लास आपने एक बात इसमें पढ़ी है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। हमने रेस्पिरेशन की मीनिंग समझी है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आखिर ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन से कैसे रिलेट किया जाता है, एनिमल वर्ल्ड में उनके बॉडी का हैबिटेट कैसा है, वो कहां, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दो बातें, ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वो उसका हैबिटेट है और जैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसी बेसिस पे उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। कोई सिंपल है तो सिंपल मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, तो कोई कॉम्प्लेक्स है तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लिए हैं। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि वेल डेवलप्ड है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम करते हैं, लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन है जिसमें मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझा था, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है जहां पे एयर को इनहेल करने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, और जब हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हैं, तो ये पैसिव प्रोसेस है जहां मसल केवल रिलैक्स होती है, हमें वहां मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि हम फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करते। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो गैसेस हमने इनहेल या एक्सहेल करी है उनका एक्सचेंज जो एल्वियोलाई होती है वहां पे कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आज शुरू होगा सबसे पहला टॉपिक क्लोराइड शिफ्ट जो रिलेटेड है CO2 ट्रांसपोर्ट से। ध्यान से सुनेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, एक लाइन सुनेंगे। क्लोराइड शिफ्ट का बेसिक मीनिंग पहले समझें। शिफ्ट ऑफ क्लोराइड मतलब ये रिलेटेड है शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस। क्या है ये? इट इज शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस। सबसे पहली बात, शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयंस कहां से कहां की तरफ, कहां से कहां शिफ्ट कर रही है। क्लोराइड आयन की शिफ्टिंग हो रही है कहां से कहां, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयंस हैं वो प्लाज्मा से शिफ्ट कर रहे हैं कहां पे, इन आरबीसी। फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, इट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। और दूसरा पॉइंट, ये कहां हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, कौन से लेवल पे हो रहा है, एट टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल। ये टिश्यू लेवल पे कंप्लीट होता है। तो एट टिश्यू लेवल फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन कब होती है? एट द टाइम जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, एट द टाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग द CO2 ट्रांसपोर्ट, या एट द टाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ये शिफ्टिंग होती है जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एट द टाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस का शिफ्ट होना ही क्लोराइड शिफ्ट है। इस क्लोराइड शिफ्ट के लिए एक और नाम यूज करते हैं इस क्लोराइड शिफ्ट को, दिस इज आल्सो नोन एज हैमबर्गर्स फेनोमेनन। इसका दूसरा नाम है बर्गर है भाई साहब, ये हैमबर्गर्स फेनोमेनन, ये हैमबर्गर्स फेनोमेनन है, हैमबर्गर्स फेनोमेनन कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड हैमबर्गर्स फेनोमेनन। यहां ये हैमबर्गर आपके उस बर्गर जैसा नहीं, ये किसी के नाम पे रखा गया है, हैमबर्गर्स फेनोमेनन। इस हैमबर्गर फेनोमेनन में जैसे कि मैंने कहा CO2 ट्रांसपोर्ट के दौरान ये होता है। तो जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, पहले देखिए इसे, पहले समझें कि CO2 का ट्रांसपोर्ट जब हो रहा होता है, सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद, ये है सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद ये जो ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज भाई साहब थे, इस ग्लूकोज भाई साहब का ऑक्सीडेशन हुआ और इसका प्रोडक्ट बना CO2 प्लस H2O। CO2 एंड H2O प्रोडक्ट बना, और इसके साथ ही साथ भाई का पैसा कमाया, एनर्जी कमाई, एटीपी कमा लिया, पैसा कमा लिया। और ये पैसा जो कमाया गया है, इस पैसे को कमाने का पर्पस तो यही था, कचरा जो जनरेट हुआ CO2 H2O के फॉर्म में, ये सेल इसे बाहर रिलीज कर देगी। ये CO2, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इसका ट्रांसपोर्ट होने वाला है, इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये जो CO2 है इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ये जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है ये किसके थ्रू होगा, ये ब्लड वेसल के थ्रू होगा। ये रही आपकी ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में यहाँ पे आपकी ब्लड सेल जिसे कहते हैं आरबीसी, ये रही आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। कल हमने डिस्कस किया था कि CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन अलग अलग तरीके से होता है। CO2 कार्बोनिक एसिड बना लेती है डिसॉल्व्ड स्टेट में। CO2 का एक तरीका है H2O प्लस CO2, ये दोनों दोस्ती करके बनाते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं और डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है, जो आरबीसी में एंटर करता है, ये H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां भी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहां भी है। यहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसे तोड़ देता है H+ और HCO3- में। कहने का मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहां आरबीसी में एंटर कर रही है, वो आरबीसी में जाते ही HCO3- बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाती है। ये जो H+ आयन था, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है, HHB बना लेता है। मतलब ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ये हाइड्रोजन टिश्यू लेवल पे इस हीमोग्लोबिन से जुड़ गया, और जो बचा बाइकार्बोनेट था, यार ये बाइकार्बोनेट जब ज्यादा होने लगता है तो बाइकार्बोनेट जो नेगेटिव चार्ज है ये आरबीसी से बाहर जाने लगता है। कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है HCO3- की बाइकार्बोनेट की, तो ये यहां से प्लाज्मा में, आरबीसी से कहां जाने लगता है, आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में एंटर कर जाता है। आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में इसकी एंट्री हो गई। आरबीसी से कहां चला गया, प्लाज्मा में चला गया। तो आरबीसी से जो प्लाज्मा में इसकी मूवमेंट हो रही है बाइकार्बोनेट आयन की, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो यहां पे नेगेटिव चार्ज की भारी संख्या में कमी। ध्यान से सुनिए, बड़ा सिंपल कांसेप्ट है। CO2 अंदर आई मतलब ब्लड में आई, और ब्लड में इसने एक बना लिया, कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व हो गई, ये प्लाज्मा जो यहां चली गई आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर इसने अपने चार्ज बना लिया, आयंस बना लिया, H+ और HCO3-, H+ हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, और HCO3- का कंसंट्रेशन जब बढ़ा तो HCO3- डिफ्यूज आउट होने लगी, बाहर जाने लगी। और जब HCO3- बाहर जाने लगती है तो नेगेटिव आयंस की कमी, ध्यान से सुने, आरबीसी में नेगेटिव चार्ज की कमी होने लगती है, नेगेटिव आयंस की कमी होने लगती है। और इसकी वजह से आरबीसी के अंदर चार्ज, कह रहे नेगेटिव चार्ज की कमी होने की वजह से यहां प्लाज्मा से, यहां इस प्लाज्मा में क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं।
ये क्लोराइड आयन इस नेगेटिव चार्ज में आ रही कमी को बर्दाश्त नहीं होने देते। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आरबीसी में नेगेटिव चार्ज की कमी हो, आरबीसी परेशान हो, आरबीसी को किसी भी टाइप की परेशानी हो, उसे बैलेंस करने का काम प्लाज्मा का है। तो ये प्लाज्मा जो होती है बेटा, ये प्लाज्मा यहां से अपनी क्लोराइड आयंस को आरबीसी के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देती है। ये क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर प्लाज्मा से मूव करने लगते हैं और इसी मूवमेंट को, ये जो क्लोराइड यहां से शिफ्ट हो रही है टिश्यू लेवल पे, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट। इसी कांसेप्ट को आप लिखोगे, यही जो मूवमेंट हो रहा है इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और जिसने इसे एक्सप्लेन किया था उसी के नाम पे हैमबर्गर्स फेनोमेनन कहते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है? बहुत ही इजी कांसेप्ट है। क्लोराइड शिफ्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 एट द टाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट मोर बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस मूव आउट फ्रॉम आरबीसीज ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर निकाले जाते हैं, बाइकार्बोनेट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या चार्ज, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन आरबीसी के अंदर जो चार्ज की न्यूट्रलिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो बैलेंस है, टू बैलेंस दिस सिमिलर अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस मूव फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। कहां से? ब्लड के प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ मूव कर जाती है और इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या है? क्लोराइड शिफ्ट एक ऐसा फेनोमेनन है जो रिलेटेड है, दो बातें। सबसे पहला शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन से, दूसरा CO2 ट्रांसपोर्ट के दौरान। क्लोराइड शिफ्ट होगा कहां? प्लाज्मा से आरबीसी, टिश्यू लेवल पे हो रहा है सब कुछ, प्लाज्मा से आरबीसी में ये मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट जो आरबीसी से बाहर निकल रही है वो उसे मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर जा रहे हैं। बस खत्म, यही है, टाटा बाय बाय, यही क्लोराइड शिफ्ट है। इस क्लोराइड शिफ्ट के बाद अगला टॉपिक है हल्दी इफेक्ट, हल्डेन इफेक्ट। ये हल्डेन भाई साहब ने एक इफेक्ट बताया, आपने पढ़ा था ना बोहर्स इफेक्ट, टिश्यू पे जो बोहर्स इफेक्ट होता है उसका जस्ट अपोजिट लंग्स के एल्वियोलाई में हल्डेन इफेक्ट है। सबसे पहली जो बेसिक चीज आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो आपने बोहर्स इफेक्ट पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ CO2 एट टिश्यू लेवल, एट द टिश्यू लेवल, जैसे जैसे CO2 बढ़ती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ब्रेक होती है। टिश्यू पे जैसे जैसे CO2 बढ़ती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की ब्रेक बढ़ जाती है, उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। उसी का जस्ट अपोजिट एल्वियोलाई पे जब आप जाओगे, एट एल्वियोलाई ये बोहर्स इफेक्ट का रिवर्सल होता है। बहुत सिंपल कांसेप्ट, एट एल्वियोलाई इट इज अपोजिट इफेक्ट अपोजिट टू बोहर्स इफेक्ट। ये बोहर्स इफेक्ट का अपोजिट इफेक्ट है। जो बोहर कहते हैं ये उन्हीं का अपोजिट है। बोहर ने जो कहा ये जस्ट उसका उल्टा है। क्या कहता है देखें, अपोजिट टू बोहर्स इफेक्ट का मतलब जो चीज टिश्यू लेवल पे हुई थी, बोहर इफेक्ट कहां था? बोहर इफेक्ट टिश्यू लेवल पे हुआ था। और इस बोहर इफेक्ट में हम क्या कहते हैं? बोहर इफेक्ट कहता है कि जब CO2 बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में HbO2 में डिसोसिएशन होगा, O2 अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। यही बोहर्स इफेक्ट है। बोहर्स इफेक्ट है इंक्रीज CO2 एट टिश्यू लेवल। एट टिश्यू लेवल जो बोहर्स इफेक्ट था ये एट टिश्यू था। एट टिश्यू CO2 बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हेल्डेन इफेक्ट जस्ट अपोजिट है। क्या है? हेल्डेन इफेक्ट जस्ट अपोजिट है एट एल्वियोलर लेवल। हेल्डेन इफेक्ट कहां पे है? एट एल्वियोलर लेवल। एल्वियोलर लेवल पे, ये जो एल्वियोलर लेवल पे है, सेम जस्ट उसको बोहर्स इफेक्ट को अपोजिट समझे। कह रहे एल्वियोलर लेवल पे देयर इज इंक्रीज ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो बढ़ेगा, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां CO2 बढ़ी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग। यहां पे जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन जो HHB के फॉर्म में, अभी आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, कह रहे हीमोग्लोबिन HHB के फॉर्म में है तो ये हीमोग्लोबिन HbO2 बना लेगी। क्या बना लेगी? HbO2 बना लेगी और इसका H+ सेपरेट हो जाएगा। मतलब कहानी क्या है? जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी वैसे वैसे यहां से H+ का डिसोसिएशन होगा। जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी वैसे वैसे यहाँ H+ अलग होगा और जैसे जैसे यहाँ H+ अलग होगा, याद रखेंगे ये H+ कंबाइन करेगा HCO3 माइनस से, वापस फिर से वही दोस्ती, वही रिएक्शन जो रिवर्स हो जाएगी। ये HCO3 से कंबाइन करेगा और इस HCO3 से कंबाइन करके ये बनाएगा H2CO3। इस रिएक्शन को एल्वियोलाई पे प्रमोट करेगा कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में पिछली क्लास में। और यही वापस फिर से बनाएगा कैश H2O प्लस CO2। CO2 कैश में मिली थी, कैश में ही डिलीवर करी, वापस फिर से H2O और CO2 बन जाएगी। मतलब कहने का क्या है? क्या है मतलब कहने का? कह रहे जो रिएक्शन टिश्यू पे हुई थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एल्वियोलाई में सब रिवर्स हो जाता है। क्या हुआ? यहाँ O2 बढ़ी, HbO2 बनेगा और जब HbO2 बनेगा तो एक रिएक्शन ये होगी और दूसरी रिएक्शन जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जहां CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई थी, जैसे जैसे O2 बढ़ेगी एल्वियोलाई पे इंक्रीज O2 बढ़ी तो अब हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगी ऑक्सीजन से, HbO2 बना लेगी और उसी टाइम पे जब HbO2 बनेगा तो CO2 अलग हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगी। ये CO2 और Hb अलग हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, मतलब इंक्रीज O2, डिसोसिएशन ऑफ CO2। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। यहां बोहर्स इफेक्ट में O2 बढ़ी थी, CO2, यहां CO2 बढ़ी थी, O2 टूट गई थी। बोहर्स इफेक्ट में O2 बढ़ी थी, CO2 टूट गई थी। यहां पे बोहर्स इफेक्ट नहीं, अपोजिट, सॉरी, बोहर्स इफेक्ट में CO2 बढ़ी थी, O2 अलग हो गई थी। इंक्रीज CO2, डिसोसिएशन ऑफ O2। अपोजिट, जस्ट उल्टा, इधर CO2 के बजाय O2 बढ़ी, इधर इंक्रीज हुई है O2
और जब O2 बढ़ती है, CO2 अलग हो जाती है, तो इसी को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो डेफिनेशन बनेगी बोहर्स इफेक्ट की, एट एल्वियोलाई increase partial pressure of oxygen leads to dissociation of carbon dioxide CO2 from hemoglobin। CO2 हीमोग्लोबिन से अलग हो जाए एल्वियोलाई पे, क्योंकि O2 बढ़ी थी, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं, इसी को हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और वही टिश्यू पे देखोगे, इंक्रीज CO2, टिश्यू पे इंक्रीज CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देती है, इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर क्या है, हेल्डेन क्या है, ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं? बोहर्स इफेक्ट अप्लाइड है टिश्यू पे और हेल्डेन इफेक्ट अप्लाइड है एल्वियोलाई पे। यही दो एडिशनल कंसेप्ट थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में जो आपको जानने चाहिए। बोहर्स इफेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्लोराइड शिफ्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, और तीसरा हेल्डेन इफेक्ट आपने पढ़ लिया। तो इतने सारे इफेक्ट जान करके अब तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड लास्ट पार्ट खुलने वाला है, सेकंड लास्ट पार्ट खुलने वाला है, वो है रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि आप जानते हो, आपका जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, आपका जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, रेगुलेशन की हम बात करें, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, एक सेकंड सभी लोग, एक सेकंड रुकेंगे। एसी चला भाई। सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाता है, सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाता है, आपके सामने आपके मास्टर को बुलाता है। फिर से हाजिर हैं आपके सामने, एक बार फिर से हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक रेगुलेटेड प्रोसेस है, आपको पता भी नहीं होता, और आपका प्रोसेस रेस्पिरेशन का अपने आप चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। आप सोच भी नहीं रहे, आपने 1% भी नहीं सोचा कि क्या मैं सांस लूं या ना लूं, सांस आप अपने आप ले रहे हो, अपने आप सांस चल रही। अगर आप सोच के भी लेना चाहो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ब्रेथ रेट को फास्ट भी कर सकते हो। अगर आप दौड़ना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो भी आपकी ब्रेथ रेट बढ़ जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी ब्रेथ रेट बढ़ जाती है। तो कह रहे बॉडी के अलग अलग कंडीशन में आपकी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस, जो वेंटिलेशन का प्रोसेस, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस जिसे कहते हैं, ये सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं से कंट्रोल तो हो रहा है ना भाई। और इस कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है आपका न्यूरल सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पांसिबल होता है। ओवरऑल कंट्रोल जो आपको पता है अपने बॉडी के अंदर, जो पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है न्यूरल सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दैट कंट्रोल्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, भले मैं बोल रहा हूं, भले आप सुन रहे हो, या मैं आपको देख रहा हूं, यहां से मैं आपको देख रहा हूं, इस कैमरे के पीछे बैठे हुए उस हजारों लाखों जनता को मैं देख पा रहा हूं, किसकी मदद से? अपनी इन्हीं ज्ञान की आंखों से, मन की आंखों से मैं आपको देख रहा हूं। तो कह रहे हैं ये सारा कंट्रोल किसका है? ये सारा कंट्रोल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो या सर्कुलेटरी सिस्टम का हो, सब कुछ हमारे न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो ओवरऑल रेगुलेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, वो होता है न्यूरल कंट्रोल। कैसा होता है? न्यूरल। लेकिन अगर इसे पूरा ओवरऑल समझे, पूरी इसकी फिजियोलॉजी को समझे, इस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को, तो ये रेगुलेशन जो है, इसे डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। दो तरह का रेगुलेशन है, एक जिसे कहते हैं हम न्यूरल रेगुलेशन, एक मेजर जो है वो तो एक्चुअल में न्यूरल रेगुलेशन होता है। एक न्यूरल रेगुलेशन है, मेन कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल सिस्टम से होता है। न्यूरल रेगुलेशन, जहां इलेक्ट्रिक वायर्स की मदद से, जहां इलेक्ट्रिक वायर बॉडी में बिछे न्यूरॉन्स, उन इलेक्ट्रिक वायर्स की मदद से हम रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर पाते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो होता है, ये होता है, इसे कहते हैं केमिकल रेगुलेशन। तो एक न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा केमिकल रेगुलेशन, दो तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर पाते हैं। इस रेगुलेशन के प्रोसेस में न्यूरल रेगुलेशन जो होता है, इसका जो एक्चुअल कंट्रोल है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी टिपिकल हिंदी मत बोलो। टिपिकल हिंदी मतलब बायो में आने वाले ऐसे शब्दों को हम टिपिकल हिंदी कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगा। टीथ को टीथ बोले या दांत बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस शब्दों का हेरफेर है, भाषाओं का फर्क है, अंग्रेजी हो या हिंदी, बात होगी केवल एक कि हम इस सिस्टम को न्यूरल रेगुलेशन से रिलेट कर रहे हैं। न्यूरल रेगुलेशन जो बॉडी के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट वो होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और एक पार्ट और होता है जो कि उसी मेडुला ऑब्लोंगेटा के करीब होता है, जिसे कहते हैं पोन्स वैरुलाई, पोन्स रीजन। ये दोनों के दोनों हमारे ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाले पार्ट होते हैं। कहां पे होते हैं? ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये दो के दोनों हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, ये रेगुलेट करते हैं, न्यूरोनल कंट्रोल करते हैं। अगर हम देखें तो ये जो इनकी लोकेशन है हमारे पोन्स और मेड्यूला की, तो ये पोन्स और मेड्यूला, ये मान लिया आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन, इस ब्रेन का हाइंड पार्ट हो गया, हाइंड ब्रेन इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं हाइंड ब्रेन। क्या कह रहे हैं? इस पार्ट को हम हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी कह लो, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन, इस हाइंड ब्रेन में ऊपर वाला हिस्सा ये जो है इसे कहते हैं पोन्स रीजन, और नीचे वाला हिस्सा इसे कहते हैं मेड्यूला रीजन। पोन्स और मेड्यूला ये दो पार्ट्स होते हैं, पोन्स और मेड्यूला दो पार्ट्स होते हैं। इस मेड्यूलरी रीजन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये जो आप देख पा रहे हो, ये दो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये मेड्यूला में, ये है मेड्यूला, और इसके साथ साथ पोन्स जो होता है, यहाँ पे भी आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे, दो छोटे छोटे ये गोले मिल जाएंगे। कह रहे पोन्स और मेड्यूला में ये स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हो, इनके नाम आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यही इसे कहते हैं, ये डॉर्सल साइड पे होता है ब्रेन में। डॉर्सल मतलब मैंने बताया था पहले भी, तो वो डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड का हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये डॉर्सल साइड पे होता है, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रिदम सेंटर है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसे स्विच ऑन और ऑफ पॉइंट कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसी पॉइंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ पॉइंट कहते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ पॉइंट कहते हैं। यही वो साइट है जहां से हम ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का कंट्रोल करते हैं। इसे डीआरजी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा जाता है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं, इसी को डीआरजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीआरजी। ये डॉक्टर जी हैं, डीआरजी, डॉक्टर जी यहां रेस्पिरेटरी रिदम एरिया बनाते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बनाते हैं। यही स्विच ऑन ऑफ पॉइंट है, यहीं से सिग्नल जाते हैं रेस्पिरेशन के। लेकिन इस रिदम सेंटर को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एक कमांडर बैठा हुआ है, ये एक कमांडर पोन्स रीजन में बैठा हुआ है। इस कमांडर का नाम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, आपको याद रखना ये कुछ ऐसे स्पेशल सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पोन्स में है और एक है रिदम सेंटर, ये दो मेन सेंटर है। पीछे इसके इधर ये छोटा सा एक सेंटर वेंट्रल साइड पे होता है, इसे कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी इसे कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये। तो यहां अगर आप रेस्पिरेशन में आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल के लिए आपका हाइंड ब्रेन वाला पार्ट पोन्स और मेडुला है, इसमें एक और सेंटर आपको यहां दिखाई देगा, इसे कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल जो होता है रेस्पिरेशन का हाइंड ब्रेन से कंट्रोल होता है, जिसमें स्विच ऑन और ऑफ करने वाला जो सिस्टम है उसे रिदम सेंटर कहा जाता है, उसे डीआरजी कहा जाता है। ये मेन कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन में, लेकिन इसे कंट्रोल करता है कौन? इसे कंट्रोल करता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये देखो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल्स भेजता है इस डीआरजी को। तो डीआरजी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और डीआरजी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिदम सेंटर, रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो मेनली अभी मैं इनके बारे में आपको लिखवाऊंगा, पहले आप समझें कि न्यूरल रेगुलेशन कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। और कौन सा न्यूरॉन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के दो पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन में, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, उन्हीं में लोकेटेड है ये कंट्रोलिंग सेंटर। एक है डीआरजी, एक है वीआरजी, ये दोनों मेडुला में होते हैं, और पोन्स है जहां पे न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर होते हैं जो ब्रीदिंग का कंट्रोल करते हैं। और दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन। ये जो दूसरा पार्ट है केमिकल रेगुलेशन का, याद रखेंगे ये केमिकली रेगुलेट करता है। केमिकल कंट्रोल के लिए हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं केमिकल कंट्रोल करने के लिए। याद रखेंगे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप समझोगे तो नाम से ही समझ में आ रहा है। कीमो मतलब केमिकल्स, रिसेप्टर्स दोज रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिस्ट्री केमिकल्स की सेंसेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ये बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ये उस पे डिपेंडेंट होते हैं। याद रखेंगे क्या करते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स, ऐसे जो सेंसिटिव हैं, जो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द पीएच, पीएच जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करते हैं हम पीएच को। तो पीएच हो गया, ये पीएच को डिटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये डिटेक्ट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो सेंसिटिव हैं इन दोनों के लिए, दे आर सेंसिटिव फॉर पीएच एंड पीसीओ2, इन दोनों के लिए सेंसिटिव है। याद रखेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल रेगुलेशन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मान लो हमारी बॉडी में कुछ डिटेक्टिव एजेंट्स लगा रखे हैं, हमारी बॉडी में कुछ डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव हैं, ये डिटेक्टिव डिटेक्ट करते हैं किसको किसको चेक करते हैं? हमारी बॉडी में किन किन चीजों को चेक करते हैं? ये चेक करते हैं पीएच या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, ये डिटेक्ट करते हैं पीसीओ2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को। लेकिन ऑक्सीजन के लिए इनका रोल इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। मतलब ये नहीं देखेंगे ऑक्सीजन कितनी है, ये देखेंगे कि कहीं बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो नहीं हो रही, ये देखेंगे कि कहीं बॉडी में पीएच चेंज तो नहीं हो रहा, एसिडिक तो नहीं हो रहा पीएच, यार ये उसे डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल तुरंत भेजते हैं ब्रेन को कि भाई तुरंत एक्टिव हो जाओ, सांस लेना शुरू कर दो। अगर ज्यादा सांस नहीं लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी के पीएच को अफेक्ट करेगी, और पीएच अफेक्ट होगा तो बॉडी की बहुत सारी रिएक्शंस भी अफेक्ट हो जाएंगी। तो अगर बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टॉप होने से बचाना है तो हमें पीएच को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सिग्नल्स यहीं से जाता है, ये इन्हीं रिसेप्टर से जाता है। और इसके लिए हमारे पास दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। एक होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल इसे सरफेस कीमो रिसेप्टर भी कहा जाता है, पेरिफेरल या इसी को कहते हैं सरफेस कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल या सरफेस कीमो रिसेप्टर कहते हैं। और इस कीमो रिसेप्टर में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आप देखोगे तो ये होता है इन द वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, कहां पे? इन द मेडुलरी रीजन, इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वॉल में, ऑब्लोंगेटा की वॉल में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है। और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, दो तरह की ब्लड वेसल, एक होती है जिसे कहते हैं एओर्टिक बॉडी, एक सेंसिटिव सिस्टम होता है एओर्टिक बॉडी में, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी। ये दो रिसेप्टर हमारी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड के लेवल पे, ध्यान रखेंगे, ये हमारे ब्लड में चेंज हो रही आयन की कंसंट्रेशन को चेक करता है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ब्लड में आयन के लेवल के चेंज होने को डिटेक्ट करता है, और ये सेंट्रल रिसेप्टर हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूइड में, जो ब्रेन के अंदर सीएसएफ होता है उसके अंदर आयन के लेवल को डिटेक्ट करता है। ध्यान रखेंगे दिस, ये डिटेक्ट करता है पीएच को इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ जो ब्रेन का फ्लूइड होता है उसे सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ का फुल फॉर्म अगर किसी को कंफ्यूजन हो, इसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड फ्लो करता है, उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन का फ्लूइड है, इसमें जो फ्लूइड के अंदर आयन की कंसंट्रेशन उसे डिटेक्ट करता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। और इधर पेरिफेरल या सरफेस कीमो रिसेप्टर्स कहां पे? ये ब्लड में आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, इन ब्लड, ब्लड में आयन की क्या कंसंट्रेशन है ये उसे डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर ये भी है, डिटेक्टर ये भी है, लेकिन ये दो अलग अलग जगह, ये ब्रेन और ये हमारे बॉडी में ब्लड में, इसीलिए इसको पेरिफेरल कहा है, सरफेस कीमो रिसेप्टर कहा है, और इसे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहा है। तो कीमो रिसेप्टर्स के ये डिफरेंस आपको क्लियर है, ये आपको समझ आ गए होंगे कि हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, ये अल्टीमेट रेगुलेशन प्रोसेस है, जो कि वेल डेवलप्ड सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। हम चाहे तो अपनी ब्रीदिंग की ड्यूरेशन बढ़ा या घटा सकते हैं, वॉलंटरी ब्रीदिंग के दौरान हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, अदरवाइज रिलैक्स्ड है, अगर आराम करें तो आराम से ब्रीदिंग चल रही है। सारा कंट्रोल इन्हीं सिस्टम्स का है। ये तो हो गया इनका नाम और इनके कुछ डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट, और आगे लेकर के चलते हैं इस कहानी को, इस पॉइंट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं न्यूरल कंट्रोल समझाता हूं आपको। ये जो न्यूरल कंट्रोल है ना बेटा, जो न्यूरल कंट्रोल वाला हिसाब किताब है, इस न्यूरल कंट्रोल में क्या होता है, यहां मैंने आपको बताया पोन्स और मेड्यूला का सारा खेल है। ये है पोन्स और मेड्यूला, और मेड्यूला में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल कंट्रोलिंग पॉइंट है मेड्यूला में, इसे कहते हैं डीआरजी और इसे कहते हैं वीआरजी।
मेड्यूला में VRG और यहाँ डॉर्सल साइड पे रिदम सेंटर DRG है। और ये DRG स्विच ऑन भी है और स्विच ऑफ भी है। ये स्विच ऑन पॉइंट है। स्विच ऑन, जैसे ये स्विच ऑन होता है DRG वाला, इसे रिदम सेंटर कह रहे हैं। ये रिदम सेंटर है रेस्पिरेशन के लिए, इसे रिदम सेंटर कहा जाता है। जैसे ही ये रिदम सेंटर ऑन होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। सिग्नल्स, सेंड सिग्नल्स फॉर इनहेलेशन, फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो सिग्नल है वो यहीं से भेजा जाता है। ये पॉजिटिव साइन सिग्नल भेजने को बताता है कि जैसे ये स्विच ऑन हुआ, सिग्नल यहां से जाना शुरू हो गया। राइट साइड इधर मैं बना देता हूं, इधर इस वाले साइड पे ऑन। अब कह रहा हूं मैं कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसे स्विच ऑफ करने के लिए इस पोन्स में जो सेंटर होता है, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, यहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। पोन्स में एक सेंटर जिसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये रहा पोन्स, और पोन्स में एक सेंटर है जिसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस DRG का कंट्रोलिंग सेंटर है और ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है। इस स्विच ऑन पॉइंट को ऑफ कर देता है। ऑफ करने वाला सेंटर ये यहां से सिग्नल भेजता है। मतलब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है रिदम सेंटर को। इट इज कंट्रोल्स रिदम सेंटर। क्या करता है ये रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। कैसे? सेंड करता है, ये सेंड्स इनहिबिटरी सिग्नल। क्या करता है? इनहिबिटरी सिग्नल। ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है किसके लिए? DRG के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप कितने देर तक सांस लेंगे। जैसे मान लो मैंने सांस ली, फास्ट सांस ले रहा हूं मैं, और मैं तेज कर रहा हूं। सांस को फास्ट करने के बजाय मैं क्या करूं? स्लो कर दूं। फास्ट को मैंने स्लो कर दिया, अब मैं डीप इनहेलेशन कर रहा हूं। स्लो हो गई ब्रीदिंग। फास्ट स्लो कह ये जो ड्यूरेशन है ना, सांस लेने की ड्यूरेशन ज्यादा या कम, ड्यूरेशन जो ब्रीदिंग की है, इस ड्यूरेशन को बढ़ाने या घटाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इनहिबिटरी सिग्नल, मतलब ये जितना जल्दी इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा उतना जल्दी स्विच ऑफ हो जाएगा। ये जितना जल्दी इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा उतना ही जल्दी DRG को ये स्विच ऑफ कर देगा, और जितना जल्दी ये स्विच ऑफ करेगा हम उतना ही जल्दी एक्सहेलेशन कर देंगे। क्योंकि यहां से अभी सांस जा रही थी, अभी जैसे ये स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होते ही यहां से सिग्नल जानी ही बंद हो जाएगी। ये सिग्नल जानी ही बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा, मतलब हम एक्सहेल कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ इनहेलेशन। क्या करता है? दिस डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ इनहेलेशन। ये क्या करता है? डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग या डेप्थ ऑफ इनहेलेशन को यही डिसाइड करता है। जब ये अपने सिग्नल भेजेगा तो उस समय स्विच ऑफ हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्विच ऑफ हो जाएगा, रिदम सेंटर, इस वजह से सिग्नल जाना बंद। इसी वजह से हमारी डेप्थ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जितना फास्ट कम करेगा उतना ही कम ड्यूरेशन तक हम सांस लेते हैं। अगर हमें फास्ट ब्रीदिंग करनी है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर फास्ट सिग्नल भेजेगा। बस सिंपल सी बात है कि जब ये फास्ट सिग्नल भेजेगा हम उतना ही जल्दी एक्सहेलेशन कर देंगे, डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कह रहे हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस DRG को ऑफ करता है। अब इसमें एक और सेंटर मैंने बताया, यहाँ पे एक एपन्यूस्टिक सेंटर है। ये एपन्यूस्टिक सेंटर इन दोनों भाई में, DRG और VRG में कोऑर्डिनेशन करता है। ये VRG कब एक्टिवेट होता है? दिस एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ये कब एक्टिवेट होता है? दिस इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फास्ट ब्रीदिंग। जब हम फास्ट या फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, जब हम वॉलंटरी फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, वॉलंटरी ब्रीदिंग करते हैं, उस फोर्स्ड ब्रीदिंग में VRG भी एक्टिवेट हो जाता है और कोऑर्डिनेट करता है DRG के साथ। और उस सेम टाइम पे इन दोनों के बीच में जो दोस्ती, जो कोऑर्डिनेशन, जो साथ साथ काम करने की एबिलिटी है, वो साथ काम करने की एबिलिटी इस पॉइंट, इसी से मेंटेन की जाती है। इसे कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? यहां पे लिख देता हूं मैं, एपन्यूस्टिक जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन DRG एंड VRG। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन DRG एंड VRG। तो ये हमारा ब्रीदिंग का जो कंट्रोल है, जो न्यूरल कंट्रोल है, वो किस तरीके से काम करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है और इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है वहां पे। DRG को ये ऑफ कर देता है। DRG स्विच ऑन ऑफ पॉइंट है, यही सिग्नल भेजता है ब्रीदिंग के लिए। जब ये ऑन होगा तो सिग्नल जाएगी, जब ये ऑफ होगा तो सिग्नल जाना बंद हो जाएगी। इसलिए इसे रिदम सेंटर कहा जाता है, मेन कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है। और इस रिदम सेंटर का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कहा जाता है। ये तो हो गई न्यूरल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल की बात मैंने जो करी, केमिकल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो केमिकल कंट्रोल है, केमिकली कंट्रोल करने के लिए दो बातें बताई मैंने। एक बताया केमिकल कंट्रोल में न्यूरल कंट्रोल, ये जो केमिकल जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन लाइक H+ और pH of the medium including the concentration of carbon dioxide in cerebrospinal fluid CSF में ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को ऑफ मेडुलरी रीजन। कौन से रीजन में? इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन का पार्ट मेड्यूला है, उस मेड्यूला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। और वहीं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बजाय मैं अगर बात करूं पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ब्लड के अंदर डिटेक्ट करते हैं। पेरिफेरल रिसेप्टर, सेंट्रल रिसेप्टर्स के बाद पेरिफेरल रिसेप्टर जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो टाइप के मैंने आपको बताया जो ब्लड में डिटेक्ट करते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को। एक होता है आयोर्टा में, जो आयोर्टा ब्लड वेसल है जिसमें होता है आयोर्टिक बॉडी, जो डॉर्सल आयोर्टा हार्ट से ब्लड को पंप करती है, आयोर्टिक बॉडी। और दूसरा जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है उसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी एंड आयोर्टिक बॉडी। ये दो तरह के स्पेशल न्यूरोनल रिसेप्टर्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स कहे जाते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जरा, ये रहा हमारा हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट, मान ले हार्ट है, नहीं आपको तो मानना है, बस मान ले।
अब कह रहा हूं मैं कि इस हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, ये पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है थ्रू डॉर्सल एओर्टा। ये जो ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का नाम है डॉर्सल एओर्टा। इसे मैं कह रहा हूं डॉर्सल एओर्टा, जो बॉडी के अंदर पूरे बॉडी के पार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है। अब दूसरा कह रहे हैं एक ऐसी ब्लड वेसल, इसकी ब्रांच जो ब्रेन में जा रही है, यहां से ये ब्रांचेस, इसी की जो ब्रांचेस हैं ये ब्रेन में ब्लड को लेकर के जाती हैं। क्या ले जा रही हैं? ये ब्लड को ले जा रही हैं ब्रेन के अंदर। ब्लड जो जाएगा ये ब्रेन के अंदर जाने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो इसी से कनेक्टेड होती हैं। यहां पे इससे कनेक्टेड हैं जो ब्लड लेकर के ब्रेन में जा रही हैं। इन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज हैं। अब इन्हीं आर्टरी में, डॉर्सल एओर्टा में और आर्टरी में वो रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र की। ये देखें, इसकी वॉल में कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स हैं। ये एओर्टा में रिसेप्टर है और यहां भी रिसेप्टर। ये देखें, इनकी खुद की वॉल में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो रिसेप्टर आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है, जो कैरोटिड आर्टरी में है इसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी। इस बॉडी को कहते हैं कैरोटिड बॉडी और इस बॉडी को कहते हैं एओर्टा में है ये, इसे कहते हैं एओर्टिक बॉडी। बस हो गया, खेला खत्म। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने रिसेप्टर हैं हमारी बॉडी में जो डिटेक्ट करेंगे, जो डिटेक्ट करते हैं केमिकल कंसंट्रेशन को, पीएच को डिटेक्ट करते हैं, H+ आयंस को डिटेक्ट करते हैं, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CO2 की कंसंट्रेशन। आप पार्शियल प्रेशर ना लिखें, आप लिखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ये जो डिटेक्ट करेगा ब्लड में, ये ब्लड में डिटेक्ट करेगा और ये CSF में डिटेक्ट करेगा। और ये दोनों के दोनों अपने डिटेक्शन की मदद से बॉडी को ये एहसास, बॉडी के अंदर ये कंट्रोल कर सकते हैं, कर पाते हैं। बॉडी में पता लगाते रहते हैं कि टाइम टू टाइम बॉडी में कंसंट्रेशन CO2 की या बॉडी में ब्लड का पीएच कैसा है, वो अगर अफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम या रिएक्शंस में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये एक्टिवली सिग्नल भेज देते हैं ताकि अगर CO2 बहुत ज्यादा हो रही है तो हम अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा सके। सांस लेने का जो प्रोसेस है वो हमारा फास्ट हो जाएगा ताकि हम आसानी से CO2 को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सके। तो याद रखें, ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन है न्यूरल और केमिकल वो इसी तरीके से होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जरा जल पीवंतु कर लें क्योंकि गले में लगता है कुछ खराश सी हो रही है। तो 1 मिनट का टाइम लूंगा, जल्दी से हाजिर होता हूं मैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद। 1 मिनट भी नहीं लगेगा बच्चों। लो, मैं आ गया, मैं गया और फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मैं गया और फिर से हाजिर, और अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को आगे पड़ाव पर। और अगला अंतिम पड़ाव है जो इस चैप्टर का, वो है पहले एनसीईआरटी डिस्कशन और फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स। तो जैसा कि जनता की भारी डिमांड थी, बेहद डिमांड थी भाई एनसीईआरटी, तो देखो आपके सामने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग्स के पास ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हम अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको मॉडरेट भी कर सकते हैं। बढ़ी हुई को घटा या घटी हुई को बढ़ा सकते हैं, यही मॉडरेशन करते हैं। और इन सब को करने के लिए नेचर ने जो हमें सिस्टम दिया उसका नाम है न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अगला पॉइंट कहता है स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूलरी रीजन ऑफ ब्रेन, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सेंटर लोकेटेड है ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? बताओगे रिदम सेंटर, जो मेड्यूला में पाया जाता है और यही होता है, इट इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेशन। मेन रेगुलेशन यही करता है। अनदर सेंटर कह रहा है, एक और सेंटर है जो प्रेजेंट है पोन्स रीजन में, जो पोन्स रीजन में प्रेजेंट है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम है उसका? उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। रिदम सेंटर के काम को यही रेगुलेट करता है। तो रिदम सेंटर मेन हो गया जिसने सबको कंट्रोल करना है। रिदम सेंटर को कंट्रोल करने वाला कौन हो गया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो पोन्स में है। और ये जो रिदम सेंटर है वो मेडुला में है। पोन्स और मेडुला हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है। कह रहे न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब हमारी सांस लेने के लिए जो कितनी देर तक हम सांस इनहेल करेंगे, ब्रेथ को इनहेल करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन को, ये जल्दी से ऑफ कर देता है। ये इंस्पिरेशन हो रहा है तो ये जाएगा जल्दी से ऑफ कर देगा, ऑफ कर देगा। तो जितना देर ये जल्दी से ऑफ करेगा उतना ही जल्दी हमारी डेप्थ इनहेलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट है। कह रहे अगला पार्ट है कीमो सेंसिटिव। कह रहे कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। वही मेडुला में ही रिदम सेंटर में ही कीमो सेंसिटिव एरिया है जो CO2 और हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करता है। CO2 और हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करता है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस, अगर ये सब्सटेंसेस ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में बढ़ रहे हैं तो दैट कैन एक्टिवेट द सेंटर इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। ये रिदम सेंटर को मैसेज देंगे ताकि आप सांस को अंदर इनहेल कर सके, फास्ट कर सके। ब्रीदिंग को फास्ट करेंगे तो CO2 को आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे बॉडी से। ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी से आसानी से फास्ट तरीके से इसको निकाल दिया जाएगा। ऐसे रिसेप्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं ब्रीदिंग से वो होते हैं एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। दो तरह की ब्लड वेसल है। एक ब्लड वेसल जो ब्रेन में जा रही है, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में जा रही है, और एओर्टिक आर्क जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। इन दोनों में रिसेप्टर्स लोकेटेड है जो रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 चेंजेस में और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू रिदम सेंटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ये रहा जो आपके पास ये वाले, ये जो है यहां पे लोकेटेड है आपके पेरिफेरल रिसेप्टर। यहां पे पेरिफेरल रिसेप्टर है और ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है। ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है। तो इसी के साथ ये हो जाती है हमारे रेस्पिरेशन के रेगुलेशन का प्रोसेस। यहां पे हमने डिस्कस किया। और अब है लास्ट, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन। नाउ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं ऐसे डिसऑर्डर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। एक ऐसा डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर की लिस्ट है भाई साहब, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, एब्नॉर्मलिटी हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हो आपकी बॉडी का जो कांटेक्ट है वो एटमॉस्फेरिक एयर से हमेशा ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट में आप अपने एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और आप एयर को इनहेल करे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब आपके आसपास की एयर अगर प्रदूषित, अगर पॉल्यूटेड है तो आप जो भी इनहेलेशन करोगे, जो भी एयर इनहेल करोगे वो आपके अंदर लंग्स के टिश्यू में जाएगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएगी।
तो ऐसे डिसऑर्डर जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कैसे डिसऑर्डर्स हैं ये? द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे आसपास की जो एयर है उस एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है, द एयर वी इनहेल, जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग एयर है, द एयर सराउंडिंग अस, जो एयर हमारे चारों तरफ है, सराउंडिंग एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, द एटमॉस्फेरिक एयर, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारे चारों तरफ, इसमें भर भर के चीजें प्रेजेंट हैं। इस एयर के अंदर इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर में गैसेस तो प्रेजेंट होती ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा अदर देन दिस इस एयर में डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी तो इसी एयर में प्रेजेंट है भाई, डस्ट पार्टिकल्स भी इसी एयर में है। इसी एयर में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। इसी एयर में कोविड, कोरोना, सभी लोग वाकिफ है भाई साहब, अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी इसने जो दर्द दिया है लोगों को वो ज्यादा समय नहीं हुआ, जो पीड़ा दी है हम लोगों को, जो दर्द दिया है इस कोविड ने, इसने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ इसके गए, और अभी भी पता नहीं किसी न किसी वेरिएंट के फॉर्म में अभी भी हमारे आसपास मौजूद है। आए दिन बच्चों में, छोटे बच्चों में या बूढ़ों में रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। कोविड के केसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, किसी और स्ट्रेन के फॉर्म में बॉडी में आ रहे हैं भाई। सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड है। लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और सभी लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लिया था। धरती पे पाए गए हर इंसान ने जानने की कोशिश करी कि भाई ये कोविड होता क्या है, ये कहां अफेक्ट करता है, लंग्स से रिलेटेड जानकारी ऑलमोस्ट सबने इकट्ठी कर ली थी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड। क्वेश्चन उठता है कैसे जनरेट होते हैं, तो हमारी एयर जो हम इनहेल करते हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में मिक्सचर ऑफ गैसेस के अलावा उसमें डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, इंडस्ट्रियल स्मोक भी इसी एयर में है, स्मोक भी इसी में है, इसी में पॉलन ग्रेन्स भी हैं, इसी में पॉलन ग्रेन्स भी हैं और हार्मफुल गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी हैं, NOx और SOx भी हैं, NOx एंड SOx भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, वायरस के अलावा पॉलन ग्रेन से लेकर के ये सब कुछ है। स्मोक भी प्रेजेंट है, और जो लोग सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे, या कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनका जो वर्किंग एनवायरमेंट है, जिस जगह वो कोल माइंस में लोग काम कर रहे हैं, उन जगहों पे जहां पे लोग काम कर रहे हैं वहां फ्लाई ऐश, उड़ता हुआ जो ऐश होता है, राख जो उड़ती है, उड़ती हुई जो राख है भाई, दिल्ली वालों, दिल्ली NCR वालों जानते होंगे एटमॉस्फेयर में राख के उड़ने का इफेक्ट आपने सुना, देखा भी होगा, महसूस किया होगा, और नहीं अगर दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं उन्होंने पूरे भारत में रहकर के दिल्ली की ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि भाई दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए सांसों में घुला जहर, हवा हुई जहरीली, इस जहरीली हवा को सांस ले लेकर के अपने फेफड़ों को सुखा रहे हैं। रोज करीब कह रहे हैं सिगरेट स्मोक करने वाले लोग तो क्या ही मरेंगे, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं वो ऑन एन एवरेज, जो सर्दियों का ये महीना चल रहा है, नवंबर एंड और दिसंबर, और ये जनवरी में भी हो सकता है कंटिन्यू हो जाए, ये जो 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है दिल्ली वालों के लिए, ये गैस चैम्बर बनी होती है। ये हमारी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाती है। दिल्ली की लोकेशन कुछ ऐसी है कि दिल्ली का जो लोकेशन है वो चारों तरफ से एक वैली जैसा फॉर्मेशन कर लेता है। हवा यहीं की यहीं रुक जाती है, हवा बह नहीं पाती, और डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जो कुछ भी वेहिकुलर एमिशन गाड़ियों से निकल रहा है धुआं, ये सब यहीं जमा हो जाता है। ये टेंपरेचर वेरिएशन की वजह से इधर उधर जा नहीं पाता, और इस वजह से क्या होता है, इस दिल्ली NCR के एरिया में जमा हो जाता है ये पूरा का पूरा स्मोक और एयर सब मिल जाती है और बन जाती है स्मोक प्लस फॉग। इसी एयर में होते हैं हार्मफुल पार्टिकल्स। लगभग 30 सिगरेट, अभी न्यूज में आ रहा था कि लगभग 30 सिगरेट पीने के बराबर डेली हम दिल्ली NCR में स्मोक इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं। स्मोक जो कर रहे हैं वो तो अपने आप को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं वो भी उतना ही धुआं इनहेल कर ले रहे हैं, इज इक्वल टू 30 सिगरेट के पैक के हिसाब से वो धुआं इनहेल कर रहे हैं। सोच के देखिए। तो ऐसे हर वो डिसऑर्डर जो एसोसिएटेड हैं हमारी लाइफ में रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो सारे के सारे डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स कॉजिंग हैं। इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट का जो स्मोक है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें 2 तरह की स्मोकिंग है सिगरेट स्मोक में। एक है एक्टिव स्मोकर, जो खुद स्मोकिंग करते हैं, एक्टिव स्मोकिंग करते हैं जो लोग खुद से स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो टशन में, चाहे वो दोस्ती में, चाहे यारी में। स्मोकिंग तो भाई स्मोकिंग है, टशन बनाने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्मोकिंग करने की कोई जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेट कलाकार को, पिक्चर वाले कलाकार को देखा कि उन्होंने सिगरेट यहां फंसा रखी है, ऐसे पी रहे हैं, कोई सिगार की तरह पी रहा, कोई किसी तरह, अलग अलग स्टाइल में दिखने के लिए, अपने आप को बॉलीवुड हॉलीवुड का हीरो बनाने के लिए सिगरेट पीना एक क्लास माना जाता है लोगों के बीच में, जो कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आपने पिक्चरों में, मूवी थिएटर्स में पिक्चर शुरू होने से पहले देखा है लोगों को तंबाकू गुटखा खाने किस तरह से लोगों को बर्बाद कर देता है, किस तरीके से लोगों को बर्बाद कर देता है, लंग्स के टिश्यूज को किस तरीके से खराब कर देता है, कहीं कहीं जबड़े काटने पड़ जाते हैं, कहीं लंग्स के खराब हो जाने की वजह से डेथ हो जाती है। ऐसे फैक्टर्स, जो लोग खुद स्मोकिंग कर रहे हैं वो एक्टिव स्मोकर हैं, और जो लोग खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उनके दोस्त मित्र यार जब सिगरेट पी रहे हैं तो उनके सामने खड़े, उनके साथ खड़े, उनको सहारा देने के लिए उनके साथ खड़े। जो खुद स्मोकिंग नहीं करते, फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, फू भाई साहब, फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है। वो लोग जो फूफू करने वाले लोगों के बगल में खड़े होते हैं, खुद सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन लोग जो सिगरेट पी रहे उसका धुआं इनहेल कर रहे हैं, उन्हें पैसिव स्मोकर्स कहा जाता है। उन्हें पैसिव स्मोकर्स कहा जाता है। तो 2 तरह की स्मोकिंग होती है भाई साहब, एक एक्टिव और एक पैसिव। यार इन सारी चीजों से मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत प्रभावित होता है, बहुत प्रभावित और बहुत ही खराब, बहुत कमजोर, क्योंकि इनमें होती है टार जो आपके लंग्स को कर देती है बेकार। वो सब बात की बातें हैं, अभी नहीं करेंगे। अभी बस ये समझिए कि एयर में पाए जाने वाले सारे फैक्टर्स लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। एनसीईआरटी में केवल 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। पहला दिया है ब्रोंकियल एस्थमा, एनसीईआरटी में एक दिया है एस्थमा, दूसरा दिया है एम्फीसीमा, और तीसरा है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। थर्ड डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये 3 तरह के डिसऑर्डर्स यहाँ एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। हम इनके बारे में तीनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बात की बात है।
देखते हैं सबसे पहला डिसऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सबसे पहला डिसऑर्डर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है वो है ये, इसका नाम है अस्थमा। इसे हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कह सकते हैं, इसे हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कह सकते हैं। अस्थमा जिसे दमा भी कहा जाता है, हिंदी में इसे दमा कहते हैं। अस्थमा, अस्थमा के जो पेशेंट हैं ये किस वजह से अस्थमिक हो जाते हैं? हमारी लाइफस्टाइल भी अस्थमा का एक कॉज है, हमारी लाइफस्टाइल भी अस्थमा का कॉज है। तो कह रहे हैं अस्थमा एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर, याद रखेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, टाइप ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो होते हैं उन्हें एलर्जीज की वजह से, एलर्जी, एलर्जी जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी का मतलब होता है बच्चों, एलर्जी का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर के हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी ये जेनेटिक भी हो सकती है, ये जेनेटिक भी हो सकती है, ये एनवायरमेंटल भी हो सकती है, ये किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, ये जेनेटिक भी हो सकती है, ये किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकती है, पेरेंट्स से भी बच्चों में जा सकती है। मतलब इसका एक कॉज जेनेटिक है और दूसरे बहुत सारे कॉज है एनवायरमेंटल, हमारी लाइफस्टाइल और भी बहुत सारे फैक्टर। लेकिन जब भी कभी किसी भी वजह से, जब भी कभी किसी वजह से, जैसे एलर्जन आने की वजह से, जब कोई एलर्जन, एलर्जन में कोई भी एलर्जन, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई एलर्जन एलर्जी कॉजिंग स्मोक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्मोक भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, स्मोक हो या पॉल्यूटेंट्स हो। कह रहे हैं जब इनका इनहेलेशन हम करते हैं तो ये एलर्जन की तरह होते हैं और हमारे बॉडी में जाकर के एक्टिवेट कर देते हैं मास्ट सेल्स को। किसको एक्टिवेट करते हैं? ये एक्टिवेट कर सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स। ये ऐसी सेल्स होती हैं मास्ट सेल्स जो रिलीज करती हैं हिस्टामाइन। क्या रिलीज करती हैं? ये मास्ट सेल रिलीज करती हैं हिस्टामाइन, रिलीज ऑफ वैसोडायलेटर हिस्टामाइन। केमिकल होता है हिस्टामाइन जो ये रिलीज करती है, और याद रखेंगे यही एलर्जी कॉज करता है। यही हिस्टामाइन जब बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो इसी से एलर्जी जनरेट होती है। बाकी आप इम्यून सिस्टम चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, जब इम्यूनिटी पढ़ोगे डिटेल में, वहां पे इसके बारे में और बातें करेंगे। पहले ये समझे कि एलर्जन आया, मास्ट सेल एक्टिव हुई, उसने हिस्टामिन रिलीज किया और हिस्टामिन एलर्जी का कॉज है। अब मैंने कहा ब्रोंकियल अस्थमा भी एक तरह का एलर्जी है जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई बाहरी पॉल्यूटेंट, कोई पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेरिक हमने रेस्पिरेटरी ट्यूब में इनहेल कर दिया, वो क्या करता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का जो होता है उनका इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। अब देखो इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखो और समझने की कोशिश करो इस चित्र में हुआ क्या। यहां देखोगे ये मसल, ये नॉर्मल हमारी मसल्स जो रेस्पिरेटरी ट्यूब में जो मसल्स होती है और जो नॉर्मल ट्यूब की लाइनिंग है, ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से होती है। नॉर्मल लाइनिंग है, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्यूब है, नॉर्मल भी फंक्शन कर रही है। लेकिन जब कभी भी कोई एलर्जन आता है, और अस्थमा के केस में क्या हो जाता है, यही कहानी देखें, यही कहानी जो पहले नॉर्मल थी, यानी अभी ये ट्यूब एकदम देखें बंद होने की कगार पे आ गई, एकदम से अंदर ये रास्ता बंद होगा। इन्फ्लेमेशन, इसे स्वेलिंग कहते हैं। जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। ये पूरा एरिया स्वेल करके अंदर की तरफ ये स्वेलिंग हो गई, ये ट्यूब पूरी की पूरी तरह से यहां से बंद हो गई, ये ट्यूब नैरो हो गई, ऑक्सीजन का आना जाना बंद होने लगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट सफोकेशन फील करते हैं और सांस लेने में साउंड की आवाज आती है, जिसे वीजिंग कहा जाता है। नीट में आया हुआ सवाल है ये वीजिंग, ये नीट में आया हुआ सवाल है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें वीजिंग होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जहां पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वीजिंग होती है। और वीजिंग का मतलब होता है वीजिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। यहां पे इतना ज्यादा म्यूकस या फ्लूइड जमा हो जाता है कि सांस लेने में आवाज सी आती है, आवाज आती है सांस लेने में, इसे कहते हैं वीजिंग। तो वीजिंग अंदर लंग्स के एल्वियोलाई में नहीं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होने वाला इन्फ्लेमेशन। ध्यान रखिए इसमें एल्वियोलाई के ऊपर नहीं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो ट्यूब जिसके थ्रू एयर ट्रैवल कर रही है वो ट्यूब नैरो हो जाती है। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा, लोग सांस, जब आप देखोगे इसका जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के, उनको पंप दिया जाता है, इनहेलर्स के पंप होते हैं, वो इनहेल करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाता है, वो एंटी हिस्टामाइन्स होते हैं, ब्रोंकियोडाइलेटर्स होते हैं। अस्थमा में ऐसे केमिकल दिए जाते हैं लोगों को, इनहेलर फुसफुस जो लेते हैं, वो फुसफुस जब आप इनहेल करते हो तो लंग्स की जो ट्यूब होती है, जो बंद पड़ी थी, वो उसको फैलाने का काम करता है, उसे कहते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ब्रोंकियोडाइलेटर्स, ये ब्रोंकाई के अंदर जहां पे ये नैरो हो गई थी, ये जो ब्रोंकाई थी, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब थी, इस ब्रोंकियल ट्यूब में रास्ता आने जाने का, ये पहले रास्ता जो था वो काफी अच्छा रास्ता था आने जाने के लिए, रास्ता जो था अभी काफी अच्छा था आने जाने के लिए। अभी क्या हुआ, जब ये नैरो हो गई तो रास्ता ही बंद हो गया पूरा, ये रास्ता बंद हो गया, यार एयर आना और जाना दोनों डिफिकल्ट हो गया है और फ्लूइड जमा हो गया इस ट्यूब के अंदर। तो अब क्या करना है, इसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर केमिकल डालते हैं जो इसे फैलाता है, उसे ब्रोंकियोडाइलेटर कहते हैं। तो इसीलिए आप देखो जो फुसफुस यूज करते हैं, जो पंप होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर पंप्स। तो अस्थमा एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है जो पॉल्यूटेंट्स की वजह से, स्मोक की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, और वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं वीजिंग। वीजिंग इज प्रोड्यूसिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब सांस लेंगे तो आवाज पैदा होती है। और ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है और एलर्जी के लिए ये सीक्वेंस है, किसी भी एलर्जी में यही सीक्वेंसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये पहला डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है एम्फीजीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सिगरेट स्मोकिंग करने वाले लोग हैं वो हो जाए सावधान, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पूरे टॉप 5 डेथ कॉजिंग में से एक कॉज है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ अमंग द 5 टॉप 5 कॉज ऑफ डेथ में से वर्ल्ड वाइड वन कॉज इज एम्फीजीमा। 5 में से एक कॉज है डेथ का एम्फीजीमा पूरे वर्ल्ड वाइड। तो एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से ये जो एम्फीजीमा एक ऐसा डिसऑर्डर, क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, किसी भी चीज का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, कोई चीज धीरे धीरे जमा होती जा रही है, नुकसान करती जा रही है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में नॉर्मल जो एल्वियोलर सेल्स होती है, नॉर्मल एल्वियोलाई जो होती है, धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर सेल डैमेज हो जाती है और इनका सरफेस एरिया जो था वो रिड्यूस कर जाता है। जो नॉर्मल सरफेस था एल्वियोलाई का, वो डैमेज की वजह से वो पूरा का पूरा रिड्यूस कर जाता है, डैमेज टू एल्वियोलाई। तो याद रखेंगे एल्वियोलर डैमेज, एल्वियोलाई की डैमेज हो जाती है, रिड्यूस कर जाता है सरफेस एरिया रिड्यूस कर जाता है, इसी को कहते हैं एम्फीजीमा। क्यों होता है? एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से। एल्वियोलर वॉल डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज, एल्वियोलाई डैमेज कर जाती है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी भी लिख सकते हो आप, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है।
लंग्स की वॉल में इलास्टिसिटी नहीं रह जाती है, ठीक से वो एक्सपैंड या रिलैक्स नहीं हो पाते, एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं कर पाते। ये एम्फाइजीमा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका मेजर कॉज, वन ऑफ द मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें, जो कि सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें एम्फीजीमा होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, जिसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, उनका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होती है और डेथ भी हो जाती है। तो एम्फीजीमा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप इसको याद रखेंगे। अगला है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ध्यान रखेंगे जब भी हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, हम काम कहां करते हैं। ऑक्यूपेशनल का मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो रिलेटेड है वर्किंग एनवायरनमेंट से, जो किसी भी इंसान का वर्किंग एनवायरनमेंट है, उस वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें। वर्किंग एनवायरनमेंट, हम काम कहां करते हैं, हमारे काम करने वाला जो एरिया, जैसे मान लो जो लोग रोड पे काम करने वाले, जिनका काम ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग बनाने का काम है, जो लोग मजदूरी करते हैं, टनल्स में काम करते हैं, जो लोग ग्राउंड के नीचे कोल माइंस में काम कर रहे होते हैं, छोटी छोटी माइनों में काम कर रहे होते हैं, टनल्स में काम कर रहे होते हैं, जहां ब्लास्टिंग वाली जगह पे काम कर रहे हैं, जहां लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, पत्थरों पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उनसे निकलने वाली डस्ट और स्मोक, मतलब अपने जॉब की वजह से, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से जब किसी इंसान का एक्सपोजर कुछ केमिकल से होता है। कुछ लोग पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्री में, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, रजाइयां गद्दे जहां बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट जहां बनाए जाते हैं, वहां वूल जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उस दौरान बहुत सारा कॉटन एयर में स्प्रेड होता है, कॉटन की डस्ट बाहर निकलती है, और जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं वो बड़ी आसानी से उसको इनहेल कर लेते हैं। गांव में कभी आपने देखा होगा, गांव में जब फसलों की कटाई की जाती है, तो कटाई के टाइम पे, कटाई के बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, आगे प्रोसेस किया जाता है, दौनी कहते हैं गांव में, जहां दौनी की जाती है, जहां धान के, राइस के या व्हीट के जो ग्रेन्स होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें से जो डस्ट निकलती है, वो डस्ट भी इनहेल अगर कर ली जाए, या आइज में चली जाए तो आइज में डैमेज हो रहा है, इनहेल कर ली जाए तो लंग्स के टिश्यू को भी डैमेज करती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कई सारे पॉल्यूटेंट्स या डस्ट पार्टिकल्स या ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हो, जो अगर आपने इनहेल कर लिए तो आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए उनको सजेस्ट किया जाता है टू वियर द मास्क, मास्क पहन के, या गांव में आपने देखा होगा, आपने पूरा मुंह ढक करके वो ये काम करते हैं, तौलिए, गमछे या इनका इस्तेमाल करते हैं नाक मुंह को ढकने के लिए। अब तो जब कोविड आया तो लोगों को मास्क के बारे में पता चल गया कि मास्क भी कोई एक ऐसी चीज होती है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, जो पत्थर तोड़ने वाले, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते होंगे, या किसी ऐसी जगह काम करते होंगे जहां डस्ट, जो कॉटन की डस्ट है या आयरन की डस्ट है या किसी भी ऐसे हेवी मेटल या पार्टिकल की डस्ट जो एयर में लगातार वो इनहेल कर सकते हैं, उनके लंग्स को डैमेज कर देती है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पहले क्या होता है, ड्यू टू वर्किंग एनवायरनमेंट, लोगों के काम करने की जगह अगर वहां पे कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व है, जो स्टोन ब्रेकिंग इन्वॉल्वमेंट है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप। इन केमिकल से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता, इन चीजों से हमारी बॉडी की जो हमारी रेजिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा कारगर नहीं है, एक लिमिट तक हमारे इम्यून सिस्टम के लोग काम करते हैं, लेकिन इतने इस टाइप के पार्टिकल्स अगर एंटर करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप इससे लड़ नहीं सकते। और ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे इनका लॉन्ग एक्सपोजर जो बहुत ज्यादा दिनों तक है, तो वो हमारे लंग्स के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन कर देता है, फाइब्रोसिस कर देता है। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। तो फाइब्रस टिश्यूज की एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, फाइबर्स बनने लगते हैं, नॉर्मल एल्वियोलर सेल्स आर डैमेज्ड या नॉर्मल एल्वियोलर सेल्स आर रिप्लेस्ड। नॉर्मल एल्वियोलर सेल्स आर रिप्लेस्ड, नॉर्मल जो सेल्स होती हैं एल्वियोलाई की वो रिप्लेस हो जाती हैं, फाइब्रस ग्रोथ हो जाती है उस एरिया में, उसे कहते हैं फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस इज वेरी कॉमन। ऐसे में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, लंग्स का डैमेज हो जाता है और बहुत जल्दी एज में डेथ हो जाती है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर मास्क, मास्क पहनना चाहिए, लेकिन क्या चाहिए और लोग करते क्या है, दोनों में फर्क होता है, आप जानते हो। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बहुत ही कॉमन है। एक होता है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट जहां पे होती है सिलिकोसिस हो सकती है। सिलिका, रेत को अगर रेत के टुकड़े इनहेल कर लिए जाए, पार्टिकल्स इनहेल कर लिए जाए तो उसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस से होने वाला एस्बेस्टोसिस याद रखेंगे। ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेज में फाइब्रोसिस बहुत ही कॉमन होती है, इसे न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जा सकता है। इसी फाइब्रोसिस को ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। न्यूमो मतलब लंग्स होता है, न्यूमोकोनियोसिस। तो ये पॉइंट्स हैं आपके लंग से रिलेटेड। आप देख सकते हैं, एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो ये हमारे लेफ्ट लंग का मान लो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल, ये नॉर्मल टिश्यू है। लेकिन जब डैमेज हुआ तो डैमेज होने के बाद लंग्स का साइज ही रिड्यूस हो गया नॉर्मल टिश्यू का। इसके चारों तरफ बाकी के एरिया में आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा एरिया फाइब्रस ग्रोथ हो गई है, फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर गया यहाँ पे। तो लंग्स का साइज ग्रेटली रिड्यूस हो गया है, फंक्शन रिड्यूस हो गया है, एफिशिएंसी कम हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत अर्ली एज में, कम एज में बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, यही सलाह यहाँ बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जो इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं या उन लोगों के घर वाले जिनके घरों में लोग इस तरह से काम करते हैं, आप कोशिश करें कि वो लोग किसी न किसी मास्क या कपड़े से अपने नाक को, अपने माउथ को ढक के रखें, तभी वो इस तरह के काम करें। अदरवाइज उनके लंग्स को, उनकी बॉडी को, उनके टिश्यू को खतरा हो सकता है। आपके लिए भी सजेशन, आपके आसपास अगर कुछ आप देखें तो लोगों की मदद करें, लोगों को इन रेस्पिरेटरी बीमारियों से बचाएं। जो भी एम्फीजीमा का मैंने बताया, सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, दोनों से बचें। एक्टिव स्मोकिंग से भी बचें, पैसिव से भी बचें, ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और तीसरा जो पार्ट है वो अस्थमा है, वो पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल पॉल्यूशन को आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब एक एक करके हर बंदा, हर इंसान अगर एक एक करके अवेयर हो जाए, हर किसी के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि मैं खुद पॉल्यूशन नहीं करूंगा, लोग करें या ना करें, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक करके ही बूंद बूंद से ही सागर बनेगा। और एक ना एक दिन ऐसा होगा जब हम काफी हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब का मिला जुला एक एफर्ट होगा, तभी हम पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। वो तो चलो बात की बात है, पॉल्यूशन चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल आपने रेस्पिरेशन में इन बातों को डिस्कस कर लिया। अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ सवाल लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। चैप्टर का हमने खेला कर दिया है। कुछ एक आध पॉइंट्स जो होंगे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, डीपीपी में मिल जाएंगे। जैसे एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, पिछले पेज पे चलो एक्स्ट्रा पेज मिल गया, हम उस पे कर ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये ऐसा केमिकल है, पॉइजन की तरह ही। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है यार, ये जो पॉइजन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कोल से रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट बर्निंग, जब आप कोल की बर्निंग या वुड की बर्निंग जो करते हो, लकड़ी जलाते हो, इनकम्प्लीट बर्निंग जब होती है, पूरी तरह से जली नहीं होती, कच्ची लकड़ियां जो होती हैं उनकी बर्निंग आप करोगे ऑफ वुड और कोल, तो इसी में निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैन इजीली बाइंड विद, हमारी हीमोग्लोबिन से आसानी से बाइंड कर जाता है और बना लेता है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है।
और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसलिए बना लेता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा, अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो लगभग 210 टाइम्स, लगभग 210 गुना, 200 से 300 गुना भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लिखेंगे द कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 210 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी, 210 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के कंपेयर में देखें एज कंपेयर टू ऑक्सीजन तो 210 गुना ज्यादा बाइंडिंग टेंडेंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है सीओ पॉइजनिंग के बाद, ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो जाता है, सफोकेशन होती है और डेथ भी हो जाती है। तो याद रखेंगे सीओ पॉइजनिंग से रिलेटेड एक पॉइंट कि जब सीओ बढ़ेगी तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ऑक्सीजन के कंपेयर में इसकी 200 से 300 गुना ज्यादा एफिनिटी होती है, बाइंडिंग टेंडेंसी इसकी 200 गुना ज्यादा होती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, याद करने के लिए आपके लिए जरूरी है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, चैप्टर को फिनिश कर दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पीवाईक्यू लेकर के भी आऊंगा। अगली क्लास हम प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, मस्त क्वेश्चन पिछले 10-15 साल में जो भी आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, और उससे रिलेटेड कोई भी कांसेप्ट होगा हम एक्सप्लेन करूंगा। अभी पहले आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू बाय 1 लीटर ऑफ ब्लड अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज। मैंने बताया था नॉर्मल कंडीशन में जो ऑक्सीजन होती है 100 ml में, नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ट्रांसपोर्ट होती है, और जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम स्ट्रेनस कंडीशन में होते हैं तो ये लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाती है, 15 ml हो जाती है। पहले 100 ml में 5 ml थी, अभी 100 ml में 15 ml हो जाती है। क्वेश्चन पूछा है 1 लीटर में कितना होगा, तो अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज में कैलकुलेट करना हो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ml डिलीवर करा तो 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 ml। तो आंसर क्या बनेगा, 150 ml आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लोगे बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया पोन्स और मेड्यूला में, यहां देखें ये है पोन्स और यहां न्यूमोटैक्सिक है और ये डीआरजी है। इसके लिए इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है यार, ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे करता है, बाय सेंडिंग इनहिबिटरी सिग्नल बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर, मैंने कहा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से, कैसा डिसऑर्डर जो एल्वियोलर वॉल को डैमेज कर दे रहा है ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोलर वॉल को डैमेज करने वाला जो रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है, उसका नाम है एम्फाइसीमा। तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड टॉप 5 कॉजिंग लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ में एम्फाइसीमा एक है, आंसर हो जाएगा 3। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, अगर हम बात करें वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की, एक था डोर्सल ग्रुप, एक था डोर्सल, एक वेंट्रल। कह रहे हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स गेट स्टिमुलेटेड सो दैट ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज, मतलब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग अगर करना चाह रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग करना चाह रहे हैं, तो इससे डीआरजी के साथ मिलकर काम करता है, डीआरजी के साथ मिलकर काम करता है वीआरजी। जब इन्हें सिग्नल्स मिलती है बॉडी में कि हमारे बॉडी में ब्लड की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन या पीएच चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। तो ब्लड पीएच फॉल्स, एसिडिटी इंक्रीजेस, मतलब यहां पे CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया है, CO2 बढ़ गई है, पीएच एसिडिक हो गया है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ताकि जल्दी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। तो आंसर तो फर्स्ट ही बन जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट। अमाउंट ऑफ CO2 डिक्रीज रॉन्ग, ब्लड पीएच इंक्रीज रॉन्ग, और कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, पहला आंसर सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इजी आंसर। अगला सवाल, क्लोराइड शिफ्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लोराइड आयंस मूव इनटू आरबीसी। इट अकर्स एट कौन से साइड पे होती है, ये होती है बॉडी में टिश्यू लेवल पे, सिस्टेमिक कैपिलरी में। कहां पे होती है, सिस्टेमिक कैपिलरी में। ड्यूरिंग, कब, जब CO2 लोड हो रही हो और O2 अनलोड हो रही हो। जब CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, O2 अनलोड होती है उस टाइम पे। पल्मोनरी कैपिलरी रॉन्ग, सिस्टेमिक कैपिलरी अनलोडिंग ऑफ O2 करेक्ट, सिस्टेमिक कैपिलरी अनलोडिंग ऑफ CO2 रॉन्ग। CO2 लोड हो रही है ब्लड में, O2 अनलोड हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। मतलब यहां पे O2 टूट रही है, CO2 अंदर जा रही है ब्लड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हो चुकी आज की वेला समाप्त, आज की कक्षा यही खत्म होती है, आज की क्लास यही खत्म होती है। होमवर्क में आपको वही पुराना घिसा पिटा खेला, क्लास की नोट्स को एक बार और एनसीईआरटी बार बार। हमारा अब की बार का जो नारा है, एनसीईआरटी बार बार, क्लास नोट्स एक बार में क्लास नोट्स समझ आ जाएगी। एनसीईआरटी को आपको बस खाली जाके देखना होगा, एकदम मक्खन हो जाएगा, घबराने का एकदम नहीं है। क्लास नोट्स को एक बार, एनसीईआरटी बार बार, और मैंने जो डीपीपी दिया उसको आपको डेली सॉल्व करना ही है। प्लस आपको मॉड्यूल्स के क्वेश्चन अगर नहीं है आपके पास तो कोई भी बुकलेट उठाएं, मॉड्यूल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करें। मैंने पहले भी बताया इस एक्सरसाइज में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ठीक है, नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप परचेज अगर कोई करने की सोच रहे हैं तो बेटर होगा कि यही वाली ले लें मॉड्यूल जो आपको पीडब्ल्यू से मिलेगी। नहीं खरीद रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, तो उससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करें डेली 20 क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्लास में मैं पीवाईक्यू लेकर आई रहूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने लगभग 10 से 15 साल में आए होंगे वो सब कराऊंगा, एकदम घबराने का नहीं। तो आज हमने इन सारे मुख्य मुद्दों पर चर्चा किया। आज हमने बात करी कि कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट के दौरान क्लोराइड शिफ्ट होती है, जिसे हैमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे होता है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन-कौन से हैं। तो इसके साथ आज लेता हूं विदा, आज की कक्षा हो गई है समाप्त। और भूलेंगे नहीं, अगली क्लास में भूलना नहीं, सभी लोग अपना कांसेप्ट क्लियर करके आना, क्योंकि अगली क्लास में हम करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसलिए एकदम दिल लगा के, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते रहें, आपसे मुलाकात होगी, आपसे कुछ बात होगी, और उस मुलाकात और बात में नए कांसेप्ट्स के साथ शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टाटा।